हेलो दोस्तों, इस समय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में सेकेंड सेमेस्टर के माइनर एग्जाम चल रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम हो गए हैं और अभी बहुत सारे एग्जाम बाकी हैं। 27 जून को आपका ज्योग्राफी का माइनर पेपर है। आपके पेपर का पर्टिकुलर नेम है ह्यूमन ज्योग्राफी। बीए बीएससी के सेकेंड सेमेस्टर में बहुत सारे बच्चों का माइनर पेपर है ज्योग्राफी। आप लोग के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि मैम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ प्रोवाइड करा दीजिए, थ्योरी पार्ट प्रोवाइड करा दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको 2 दिन पहले सिलेबस दिया था, वो आप अच्छे से देख लीजिए। आपको खुद भी पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में है क्या, और आप बेफिक्र हो जाइए। मैंने आपके सिलेबस को एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से देखा और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको एक जगह नोट करके ये 3 वीडियो के द्वारा मैं आपको पूरा इंपॉर्टेंट जितना भी पार्ट है वो कवर करा दूंगी। ये आपका पार्ट फर्स्ट है। अभी 2 वीडियो और आएंगे, तो आप वो तीनों वीडियो देख के जाएँ तो आपका पेपर अच्छा होगा। आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं इन तीनों वीडियो के द्वारा। तो चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का, मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं, उसके मुख्य तत्वों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव भूगोल की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, या पूछ सकता है कि मानव भूगोल से क्या अभिप्राय है। दोनों बात एक ही है कि आप क्या समझते हैं, अवधारणा, ये सब एक ही बात है। बस एक बात याद रखिएगा, ज़्यादा अच्छा अगर आपको क्वेश्चन लिखना है कि अगर आपसे पूछे मानव भूगोल से क्या अभिप्राय है, तो आप स्टार्टिंग ऐसे करेंगे, मानव भूगोल से अभिप्राय उस भूगोल की शाखा से है। बस बाद में आप पूरा यहाँ से लिख देंगे जिसमें मनुष्य, ठीक है, अगर बस अभिप्राय पूछे। बाकी अगर आप चाहें तो यही लिख सकते हैं। चलिए हम लोग अपना आंसर पढ़ते हैं। मानव भूगोल, मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें मनुष्य और उसके भौगोलिक वातावरण के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये बताता है कि कैसे मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर अपने सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ढांचे का निर्माण करता है। मनुष्य कैसे और क्यों विभिन्न स्थानों पर रहते हैं और काम करते हैं। मानव भूगोल में ये समझने का प्रयास किया जाता है कि मनुष्य किस प्रकार अपने प्राकृतिक पर्यावरण को प्रभावित करता है और किस प्रकार उस वातावरण से स्वयं भी प्रभावित होता है। ये थी आपकी अच्छी सी लैंग्वेज जो आप लिख सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी कठिन लग रही हो तो मैंने ये सरल शब्दों में भी नीचे लिखा है, आप ये देख लीजिए। मानव भूगोल वह अध्ययन है जो ये समझाने का प्रयास करता है कि मनुष्य किस प्रकार पृथ्वी पर रहता है, कार्य करता है और अपने वातावरण को कैसे प्रभावित करता है तथा उससे कैसे प्रभावित होता है। वैसे अगर आपको ये वाली याद हो रही है तो आप वो वाली लिखिएगा, ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। अब हम लोग बात करते हैं इसके मुख्य तत्व की। इसके प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। इसके प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। सबसे पहला आपका पॉइंट है इसमें जनसंख्या का वितरण, घनत्व, जन्म दर, मृत्यु दर और जनसंख्या वृद्धि जैसे पहलू इसमें शामिल हैं। फिर आता है आपका निवास स्थल, ग्रामीण और शहरी बस्तियों के प्रकार इसमें आपके शामिल हैं। आर्थिक गतिविधियां जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार और परिवहन इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट आपका सांस्कृतिक और सामाजिक विविधताएं जैसे भाषा, धर्म, रीति रिवाजों और परंपराओं जैसे सांस्कृतिक पहलुओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण और मानव के बीच संबंध इसमें आपके मुख्य तत्व हैं। ठीक है, ये आपके मुख्य तत्व हैं, आप इन्हें लिख दीजिएगा। फिर इसके इन तत्वों के अलावा मानव भूगोल में सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और शहरी भूगोल जैसे उप क्षेत्र या तत्व भी शामिल हैं। नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन आपसे पूछे मानव भूगोल की प्रकृति का वर्णन कीजिए, तब भी आप यही लिखेंगे। अगर पूछे आपका मानव भूगोल का स्वरूप कैसा है, तब भी आप यही लिखेंगे। मैं समझ सकती हूँ कि दोनों क्वेश्चन बहुत नहीं, लेकिन अंतर है दोनों में। लेकिन कम समय में अगर आपको कम याद करना है तो अगर आप ये आंसर लिख के आएंगे तो आपके नंबर कोई नहीं काट सकता। ठीक है, चलिए हम लोग अपना आंसर देखते हैं। फर्स्ट आपका इसमें मानव भूगोल की प्रकृति या स्वरूप, तो आप इसमें लिखेंगे मानव भूगोल की प्रकृति या स्वरूप का वर्णन निम्नलिखित तरीके से हम कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मानव पर्यावरण संबंध। मानव भूगोल मानव और उनके भौतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। मानव भूगोल मानव और उनके भौतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। फिर स्थानिक भिन्नता, ये दुनिया भर में मानव गतिविधि और वितरण में स्थानिक पैटर्न और भिन्नताओं का विश्लेषण करता है। आपको पहली बार में थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको इजी वे में याद हो जाएगा। मानव और पर्यावरण संबंध मतलब मानव भूगोल जो है वो मानव और उसके पर्यावरण के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों का अध्ययन करता है। फिर स्थानिक भिन्नता, जैसे आपने देखा होगा कि भारत में बहुत सारे क्षेत्र हैं। लखनऊ का अलग वातावरण होता है, वहाँ की अलग जनसंख्या का तरीका है रहने का, कहीं कहीं और का कहीं है, तो वही इसका मतलब है स्थानिक भिन्नता का।
ये दुनिया भर में मानव गतिविधि वितरण में स्थानिक पैटर्न और भिन्नताओं का विश्लेषण करता है। नेक्स्ट आता है आपका सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव। मानव भूगोल मानव समाजों, उनकी संस्कृतियों, अर्थव्यवस्थाओं और राजनीतिक प्रणालियों के स्थानिक पहलुओं की जांच करता है। मानव प्रेरित परिवर्तन, ये मानव गतिविधि द्वारा पर्यावरण में लाए गए परिवर्तनों का अध्ययन करता है। समस्या केंद्रित, मानव भूगोल आज के समाजों के सामने आने वाली चुनौतियों जैसे कि गरीबी, असमानता और पर्यावरण परिवर्तन को समझने और हल करने पर केंद्रित है। ये हुआ आपका मानव भूगोल की प्रकृति या स्वरूप कैसा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव भूगोल के अर्थ को परिभाषित कीजिए। मानव भूगोल का अर्थ, मानव भूगोल का अर्थ है मनुष्य और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन। ये हुआ आपका, यहाँ पे डंडा होगा। यह न केवल भौतिक वातावरण के साथ मानव की अंतःक्रियाओं का अध्ययन है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक वातावरण के साथ भी है। इसमें आपका मानव भूगोल का अर्थ पूछा गया तो आप एग्जैक्ट इसको रट लें और ऐसे ही लिख के आएँ। मानव भूगोल का अर्थ है मनुष्य और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन। ये न केवल भौतिक पर्यावरण के साथ मानव की अंतःक्रियाओं का अध्ययन है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक वातावरण के साथ भी है। ठीक है, अंतःक्रियाएं मतलब जो मानव, जो मनुष्य हैं, जो पर्यावरण के साथ अपनी क्रियाएं करते हैं, उनका मतलब है यहाँ जैसे खेती करना, हम लोग कृषि करते हैं, जमीन को खोदना, पर्यावरण को हम लोग प्रदूषित करते हैं, ये सारी क्रियाएं इसमें आती हैं। नेक्स्ट आपका, इसी में आप लिखेंगे मानव भूगोल भूगोल की प्रमुख शाखा है, जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी परिभाषा की। मानव भूगोल मुख्य रूप से मनुष्य के बीच लागू जीवन के लाभ उन जगहों से संबंधित है जहां वे रहते हैं। ये परिभाषाएं आपको एग्जैक्ट याद करनी, क्योंकि किसी के द्वारा कही गई हैं। अगर आपको पेपर में ज़्यादा अच्छा नंबर लाने हैं तो आप ये परिभाषाएं याद कर लें। कठिन लग रही है तो मत याद करें, लेकिन मेरे ख्याल से एक तो आप याद ही कर लें। 1974 में जॉर्ज एफ कॉर्टर द्वारा परिभाषित। नेक्स्ट आपकी जो डिफिनीशन है, मानव भूगोल मानव समाज और पृथ्वी की सतह के बीच अतिक्रमण का संश्लेषित अध्ययन है। 1882 में एफ रेटिंग जेल द्वारा परिभाषित। नेक्स्ट आपकी जो डेफिनेशन है वो है, मानव भूगोल अशांत मनुष्य और स्थिर पृथ्वी के बीच की विविधता का अध्ययन है, जिसे 1911 में ईसी सैंपल ने परिभाषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र का वर्णन कीजिए। यह आपसे पूछ सकता है मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का वर्णन करें। बात एक ही है, अध्ययन क्षेत्र पूछे तब भी आप यही आंसर लिखेंगे, विषय क्षेत्र लिखे तब भी आप यही लिखेंगे। या आपसे पूछे मानव भूगोल में हम प्रायः किन विषयों पर या किन बातों का अध्ययन करते हैं, तब भी आप यही लिखेंगे। या आपसे पूछे मानव भूगोल की प्रमुख शाखाओं का वर्णन कीजिए। कोई भी इनमें से क्वेश्चन पूछे, आंसर आपका एक ही होगा। बस अंतर इतना है कि आपको हेडिंग चेंज कर देनी है। अगर पूछे विषय क्षेत्र तो आप लिखेंगे हेडिंग में मानव भूगोल के विषय क्षेत्र। उप शाखाएं तो ये हेडिंग डालेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे येलो से डाली है, तो आप जो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा तो आप यही हेडिंग डाल के लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं, मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं। जनसंख्या भूगोल, यह शाखा जनसंख्या के वितरण, घनत्व, वृद्धि दर, संरचना, लिंग, आयु, प्रवास और जनसंख्या नीतियों का अध्ययन करती है। जो जनसंख्या भूगोल है वो जनसंख्या के वितरण, घनत्व, उसकी वृद्धि दर कैसे होती है, मृत्यु दर, संरचना, लिंग, आयु, इन सब का अध्ययन करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भारत में जनसंख्या का असमान वितरण आप देखते होंगे, कहीं जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, कहीं की जनसंख्या बहुत कम है। तो ऐसा क्यों है, इसका अध्ययन जनसंख्या भूगोल में किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका आर्थिक भूगोल। ये आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन तथा संसाधनों के उत्पादन और उपभोग का अध्ययन करती है। उदाहरण, भारत में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था या औद्योगिक क्षेत्रों का स्थानिक वितरण। नेक्स्ट आपका इसमें आता है राजनीतिक भूगोल। इसमें देशों की सीमाएं, राज्यों की भौगोलिक संरचना, भौगोलिक रणनीति आदि का अध्ययन होता है। एग्जाम्पल आपका भारत पाक सीमा पर भौगोलिक विवाद, जो बहुत ही फेमस है, आप सभी को पता होगा। फिर आता है नेक्स्ट आपका सांस्कृतिक भूगोल। ये मानव संस्कृति जैसे भाषा, धर्म, रीति रिवाज, जीवन शैली, वास्तुकला
आदि के स्थानिक वितरण का अध्ययन करती है। एग्जाम्पल में आपका भारत में विभिन्न धर्मों और भाषाओं का भूगोल। नेक्स्ट आपका आता है सामाजिक भूगोल। ये समाज की संरचना, जाति, वर्ग, लिंग, जनजातियां, सामाजिक असमानता आदि का भौगोलिक विश्लेषण करती है। एग्जाम्पल झुग्गी बस्तियों में सामाजिक आर्थिक स्थिति का वर्णन। नेक्स्ट आपका जो इसमें पॉइंट है वो है परिवहन भूगोल। ये परिवहन प्रणालियों, मार्गों, संपर्क साधनों, उनके विकास तथा प्रभावों का अध्ययन करती है, जैसे रेल नेटवर्क का आर्थिक विकास पर प्रभाव। स्वास्थ्य भूगोल। इसमें स्वास्थ्य रोगों का वितरण, रोगों के फैलाव के कारणों, स्वास्थ्य सेवाओं का स्थानिक अध्ययन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी महामारी का क्षेत्रीय प्रभाव और नियंत्रण रणनीति। फिर आप निष्कर्ष देखिए, जब लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसमें आप निष्कर्ष जरूर लिखा करिए। इससे क्वेश्चन में जो आपका प्रभाव एग्जामिनर के ऊपर जाता है बहुत अच्छा जाता है। मानव भूगोल की ये शाखाएं मानव और प्रकृति के बीच परस्पर संबंधों को भौगोलिक दृष्टिकोण से समझने में सहायता करती हैं। इन शाखाओं का आपसी समन्वय मानव समाज के समग्र अध्ययन के लिए अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है इसमें मानव भूगोल के अध्ययन का क्या उद्देश्य है, या आपसे पूछ सकता है मानव भूगोल के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। मानव भूगोल, अगर आपसे कभी भी सिर्फ क्वेश्चन में पूछे मानव भूगोल के अध्ययन का क्या उद्देश्य है तो आप डायरेक्ट ये हेडिंग मत डाला करिए। थोड़ा सा भूगोल के बारे में लिख दीजिए, मानव भूगोल के बारे में, फिर हेडिंग डाला करिए। मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जो मानव और उसके पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है। मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी पर मानव जीवन की विविध गतिविधियों का अध्ययन करना है कि मानव किस प्रकार पृथ्वी की सतह पर विविध स्थानों में रहता है, संसाधनों का उपयोग करता है और अपने परिवेश के साथ किस प्रकार पारस्परिक संबंध स्थापित करता है। अब आपका टॉपिक आता है मानव भूगोल के उद्देश्य क्या हैं। तो मानव भूगोल के प्रमुख उद्देश्यों को निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। इसमें आपकी फर्स्ट हेडिंग है मानव और पर्यावरण के संबंध को समझना। सबसे पहले आपकी फर्स्ट हेडिंग है जो मानव भूगोल के अध्ययन का उद्देश्य क्या है, मानव और पर्यावरण के संबंध को समझना। मानव भूगोल का एक प्रमुख उद्देश्य यह जानना है कि मानव अपने प्राकृतिक पर्यावरण के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित करता है और उनके अनुसार अपनी गतिविधियों को कैसे संचालित करता है। वह किस प्रकार अपने पर्यावरण प्राकृतिक परिवेश से प्रभावित होता है और उसे किस प्रकार प्रभावित करता है। नेक्स्ट आपकी जो हेडिंग है इसमें उद्देश्य में वो है स्थानिक विविधता का अध्ययन। मानव क्रियाएं जैसे कृषि, उद्योग, परिवहन, आवास, बस्तियां आदि भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न स्थानों पर क्यों और कैसे भिन्न भिन्न होती है, इनका अध्ययन हम स्थानिक विविधता के अंतर्गत करते हैं। इन सब का भौगोलिक दृष्टि से विश्लेषण और व्याख्यान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। मानव भूगोल के अंतर्गत हम इन बातों का अध्ययन करते हैं कि जो विभिन्न स्थानों पर अलग जनसंख्या होती है, वहाँ का वातावरण अलग होता है, तो क्यों और क्यों कैसे होता है, इसका हम लोग करते हैं। इसी को कहते हैं स्थानिक विविधता यानी कि भिन्नता। नेक्स्ट उद्देश्य है मानव भूगोल का जनसंख्या का विश्लेषण करना, उसका वितरण और संरचना को जानना। मानव भूगोल का उद्देश्य यह है कि दुनिया के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण, घनत्व, संरचना, वृद्धि दर और मृत्यु दर आदि को समझा जा सके। नेक्स्ट आपका जो उद्देश्य है समाज और संस्कृति की विविधता को समझना। मानव भूगोल के द्वारा हम विभिन्न समाजों, संस्कृतियों, भाषाओं, धर्मों तथा रीति रिवाजों के भौगोलिक प्रभावों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट उद्देश्य है आपका, मैंने इतने उद्देश्य इसलिए लिखवाए आपको कोई तो 4-5 याद रह जाएंगे ना, इसलिए अगर मैं 4-5 लिखाती फिर वहाँ अगर आप 2-3 भूल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अगर आप 7-8 याद करेंगे 2-3 भूलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा है आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। ये समझना कि मनुष्य किस प्रकार भूमि, जल, खनिज, जलवायु आदि का उपयोग करके कृषि, खनन, उद्योग, व्यापार जैसी आदि गतिविधियों का संचालित करते हैं। नेक्स्ट उद्देश्य है नगरीकरण और शहरी विकास का अध्ययन। मतलब मानव भूगोल के अंतर्गत हम ये भी पढ़ते हैं कि शहरों की उत्पत्ति कैसे हुई, उनका विकास कैसे हुआ, नगरों का विस्तार कैसे हुआ, नगर नियोजन यानी कि नगर की पूरी जो व्यवस्था है उन सब आदि की समझ प्राप्त करना भी इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट उद्देश्य है मानव निर्मित समस्याओं का समाधान। मानव भूगोल के द्वारा हम जो मानव निर्मित समस्याएं हैं जैसे प्रदूषण, जनसंख्या विस्फोट, शहरी संगठन, शहरी संकट,
संसाधनों की कमी आदि का अध्ययन भी हम इसके अंतर्गत करते हैं। और इनका समाधान कैसे किया जा सकता है, मानव भूगोल का प्रमुख उद्देश्य ये भी है। नेक्स्ट मानव भूगोल का उद्देश्य है नीति निर्धारण में सहयोग। मानव भूगोल विकास योजनाओं एवं नीतियों जैसे आवास, जनसंख्या नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण आदि को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैसे निभाते हैं ये भी आप देखिए। मानव भूगोल के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक और मानवीय विशेषताओं को समझकर सरकारें और योजनाकार अधिक उपयुक्त नीतियां बना सकते हैं, जिससे सतत विकास संभव है। मेनली इसमें ये बताने की कोशिश करी गई है कि सबसे पहले क्या किया जाता है कि मानव भूगोल में सरकारें वहाँ की जनसंख्या को देखती हैं कि किसी एरिया की जनसंख्या कैसी है, वहाँ का पर्यावरण कैसा है, वहाँ किन चीज़ों की कमी है, वहाँ पे आवास की ज़रूरत है। फिर इन सब चीज़ों को देख के ही सरकार योजना बनाती है। जैसे अभी सरकार ने फ्री आवास दिए हैं, तो उनके लिए पहले वो पूरा देखती है कि कितनी वहाँ की जनसंख्या है, कितने वहाँ आवास बनाने की ज़रूरत है। इन सब का मतलब नीति निर्धारण में भी मानव भूगोल का अहम भूमिका है। इसका भी निष्कर्ष देखें, मानव भूगोल का अध्ययन केवल ये नहीं बताता कि मनुष्य कहाँ और कैसे रहता है, बल्कि ये मानव और प्रकृति के बीच गहरे संबंधों को उजागर करता है तथा समाज के सतत विकास के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मानव भूगोल के स्वरूप का वर्णन कीजिए। इसमें हम लोग के मानव भूगोल का स्वरूप पूछा गया है। देखिए, मानव भूगोल का स्वरूप मैंने आपको ऊपर इसकी भी प्रकृति बताए थे, उसके साथ कहा था अगर आपको स्वरूप भी दे तो आप ये लिख सकते हैं। अगर आपको याद करना हो तो आप ये भी याद कर लीजिए, तो अलग अलग हो जाएगा, वो प्रकृति का हो जाएगा या स्वरूप का हो जाएगा। नहीं याद कर पा रहे तो दोनों में आप कोई भी एक का आंसर याद कर लीजिए और बस हेडिंग मत डालिएगा, ये हेडिंग मत डालिएगा, बाकी अगर आप वो लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। मानव भूगोल का स्वरूप, मानव भूगोल भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जो मानव समाज पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करती है। मानव भूगोल का स्वरूप निम्नलिखित विशेषताओं से परिभाषित किया जा सकता है। अगर प्रकृति पूछेगा तो आप लिखेंगे मानव भूगोल की प्रकृति निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा परिभाषित की जा सकती है। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है संबंधात्मक स्वरूप। ये मनुष्य और पर्यावरण के परस्पर संबंधों का विश्लेषण करता है। बहुआयामी स्वरूप, इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक पहलुओं का समावेश है। गतिशीलता, ये समाज में हो रहे निरंतर परिवर्तनों जैसे शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, जनसंख्या वृद्धि आदि का अध्ययन करता है। अंतर विषयक स्वरूप, ये समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और इतिहास जैसे विषयों के साथ समन्वय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसमें टिक कर लें। पुराणों में वर्णित प्रादेशिक भूगोल का विवरण प्रस्तुत कीजिए। यह आपसे पूछ सकता है पुराणों के अनुसार भारत में भौगोलिक समझ का वर्णन कीजिए। यह आपकी यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है। इसको आप कैसे लिखेंगे, आप हेडिंग डालेंगे सबसे पहले पुराणों में वर्णित प्रादेशिक भूगोल का विवरण। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे, अगर आपसे ये पूछे तो आप लिखेंगे पुराणों के अनुसार भारत में भौगोलिक समझ का वर्णन। हेडिंग डाल के आप क्वेश्चन के अनुसार ही हेडिंग डाला करिए, फिर आंसर स्टार्ट करें। पुराण भारतीय ज्ञान परंपरा के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिनमें धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक आदि विषयों का विस्तृत विवरण मिलता है। भूगोल संबंधी जानकारी विशेष रूप से प्रादेशिक भूगोल के रूप में पुराणों में उपलब्ध है। पुराणों के अनुसार भारत को जम्बू द्वीप के भारतवर्ष के रूप में वर्णित किया गया है, जो एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें कई पर्वत, नदियाँ, समुद्र शामिल हैं। पुराणों में भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन या विवरण निम्नलिखित है। जम्बू द्वीप का मतलब ये है कि पुराणों में 7 द्वीपों का वर्णन है कि 7 द्वीप हैं, उन्हीं 7 द्वीप में एक द्वीप जम्बू द्वीप है। और पुराणों में ऐसा लिखा है कि जम्बू द्वीप में ही भारतवर्ष जो है वो जम्बू द्वीप का हिस्सा है। 7 द्वीप हैं, एक द्वीप उन 7 में जम्बू द्वीप है और भारतवर्ष उसी में स्थापित है या उसी में है, उसी द्वीप में। इसमें फर्स्ट आपकी हेडिंग है जम्बू द्वीप और भारतवर्ष। पुराणों में पृथ्वी को 7 द्वीपों में विभाजित किया गया, यानी कि पृथ्वी में 7 द्वीप हैं जिनमें सबसे महत्वपूर्ण जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप में 9 खंड बताए गए हैं जिनमें भारतवर्ष एक प्रमुख खंड है। नेक्स्ट आता है आपका मेरू पर्वत। भारतवर्ष को मेरू पर्वत के दक्षिण में स्थित माना गया है कि जो भारतवर्ष है वो मेरू पर्वत, आज इसको पामीर कहते हैं, के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट आती है आपकी हेडिंग भारतवर्ष का भौगोलिक विस्तार।
पुराणों में जो आपका वर्णित है वो ऐसा है कि भारतवर्ष को उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला बताया गया है कि इतना भौगोलिक विस्तार है भारत का। नेक्स्ट आपका पुराण में वर्णित है गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, सरयू आदि नदियों का उल्लेख। हेडिंग क्या है? नदी तंत्र का विवरण। नेक्स्ट आपकी हेडिंग होगी इसमें पर्वत श्रृंखलाएं, हिमालय, विंध्य, महेंद्रगिरी, मलय, ऋषभ, नीलकंठ, त्रिकूट जैसे पर्वत श्रृंखलाओं का उल्लेख भी है पुराणों में। यह आपका भारत का पूरा विस्तार पूछ रहा है कि पुराणों में कैसे किया गया है। नेक्स्ट आपका जनपद और नगरों का उल्लेख। कुरु, पांचाल, मगध, अवध, कौशल, विदर्भ, अंग, वंग, मालव, सौराष्ट्र, द्रविड़ आदि अनेक जनपदों का उल्लेख है। आप 2-3 याद कर लें, 4-5 बस वो लिख दीजिए, सब मत याद करिएगा, जो भी आपको याद हो जाए। नेक्स्ट आपका अयोध्या, मथुरा, काशी, द्वारका, उज्जैन, काशी, पाटलिपुत्र आदि नगरों का धार्मिक और राजनीतिक महत्व है। ये उज्जैन और काशी, ये तो सही है, सॉरी ये उज्जैन होगा, आपको समझ नहीं आएगा, और ये कांची ही है। इनका महत्व बताया गया, जनपद और नगरों का उल्लेख। नेक्स्ट आता है आपका सांस्कृतिक महत्व। पुराणों में भारतवर्ष को एक पवित्र भूमि के रूप में वर्णित किया गया है जहां विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का विकास हुआ है। इसका निष्कर्ष देखें, पुराणों में भारत की भौगोलिक समझ एक विस्तृत और समृद्ध चित्र प्रस्तुत करती है जिसमें भारत को एक विशाल द्वीप, विभिन्न भौगोलिक विशेषताओं और सांस्कृतिक महत्व वाले क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है तथा भारतवर्ष को एक धार्मिक और सांस्कृतिक इकाई के रूप में प्रतिष्ठित करता है। नेक्स्ट और आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मानव पर्यावरण संबंध पर प्रकाश डालिए। मानव और पर्यावरण के बीच एक गहरा, जटिल और परस्पर निर्भर संबंध है, यानी कि मानव पर्यावरण के बीच संबंध बहुत गहरा है और ये लोग परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है। ये इनका जो मेनली विशेषता है संबंध की वो है कि परस्पर निर्भर संबंध है। मानव पर्यावरण से संसाधन प्राप्त करता है और पर्यावरण को प्रभावित करता है, और पर्यावरण भी मानव जीवन को प्रभावित करती है या करता है। यह एक दो तरफा प्रक्रिया, यानी कि मानव भी प्रभावित करता है और पर्यावरण भी प्रभावित करती है, तो ये दो तरफा प्रक्रिया है। ये संबंध सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। ये संबंध है इसका सकारात्मक प्रभाव भी है और नकारात्मक भी। हेडिंग क्या डालेंगे आप? मानव पर्यावरण अंतर संबंध, मतलब कोई भी आप, ये 2 बार हो गई है हेडिंग आपकी, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हेडिंग होगी, इसका ये मतलब है। अगर आपसे पूछा जाए मानव पर्यावरण अंतर संबंध तो आप ये हेडिंग डालेंगे। अगर पूछा जाए मानव और पर्यावरण में क्या संबंध है तो आप ये हेडिंग डालेंगे। ठीक है, वो हेडिंग आप समझ लीजिए, यही आप हेडिंग डाल सकते हैं। इसमें आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है मानव का पर्यावरण पर प्रभाव। जो आपका फर्स्ट पॉइंट होगा, मतलब हेडिंग पड़ेगी वो ये कि मानव कैसे पर्यावरण पर प्रभावित है, यानी कि मानव किस तरह पर्यावरण को प्रभावित करता है। इसमें हम लोग ये देखेंगे प्रदूषण। मानव गतिविधियों जैसे उद्योगों, वाहनों और कचरे के निपटान से पर्यावरण में प्रदूषण होता है। जो मानव गतिविधियां हैं जैसे उद्योगों, वाहनों, कचरे, इन सब से पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है। फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है आपका वनों की कटाई। वनों की कटाई से जलवायु परिवर्तन, मिट्टी का कटाव और वन्य जीवों के आवास का नुकसान होता है। ये आप वो पॉइंट है कि मानव जो है, मनुष्य, वो पर्यावरण को कैसे प्रभावित कर रहा है। अगला हम लोग देखेंगे पर्यावरण का मानव पर प्रभाव, यानी पर्यावरण मनुष्य को कैसे प्रभावित करते हैं। संसाधनों का अति उपयोग। मानव अत्यधिक मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहा है जिससे वे समाप्त हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन। जीवाश्म ईंधन के जलने से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है जिससे जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, मिट्टी के तेल से हम लोग जलाते हैं, ये सब मतलब इन सब के जलने से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है जिससे जलवायु परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो हम लोग के लिए बहुत नुकसानदायक है। अब आप देखते होंगे बारिश बहुत लेट होती है, कभी सर्दी बहुत पड़ जाती है और सर्दी फरवरी तक जा रही है, तो ये सब जलवायु परिवर्तन है जिससे हम लोग की कृषि पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अब आता है पर्यावरण का मानव पर प्रभाव। स्वास्थ्य। प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। खाद्य सुरक्षा। जलवायु परिवर्तन और वनों की कटाई से खाद्य उत्पादन प्रभावित हो रहा है जिससे खाद्य सुरक्षा की समस्या हो रही है, यानी कि खाने की जो खाद्य है, यानी कि जो हम लोग खाते हैं उसकी मात्रा कम हो रही है।
भाई जब वन ही काट दिए जाएंगे तो कहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, कहाँ कृषि की जाएंगी, सब जगह वन काट के घर बना देंगे अगर, तो उससे खाद्यान्न की कमी होगी। प्राकृतिक आपदाएं, जलवायु परिवर्तन और वनों की कटाई से बाढ़, सूखा और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ सकती है। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से सामाजिक और आर्थिक विषमताएं बढ़ सकती हैं। नेक्स्ट आपका जो इसमें है होगा वो मानव पर्यावरण अंतर संबंध के एग्जाम्पल आपको लिखने जरूर है पेपर में। मानव ने प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जैसे वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, जैव विविधता की क्षति आदि के माध्यम से पर्यावरण को क्षति पहुंचाई है। अब मैं आपको संबंध बता रही हूँ क्या है। भाई मानव ने पहले क्षति पहुंचाई पर्यावरण को, कैसे? वनों की कटाई करके, मिट्टी का तेल या कोयला जला के जो ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन कैसे हुआ? जीवाश्म ईंधन का जो हम लोग यूज़ करते हैं, प्रदूषण करके हम लोग फैला के हम लोग ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। जैव विविधता, इन सब के द्वारा हम लोगों ने पर्यावरण को क्षति पहुंचाई है। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरणीय समस्याएं जैसे ग्लोबल वार्मिंग, समुद्र स्तर में वृद्धि, सूखा, बाढ़, जैव प्रजातियों का विलुप्त होना आदि उत्पन्न हुए, जो अंततः मानव जीवन को संकट में अब डाल रहे हैं। यानी कि इस तरह हम लोग का पर्यावरण हम लोग को यानी मानव जीवन को प्रभावित कर रहा है। इसका निष्कर्ष क्या होगा? मानव का अस्तित्व पर्यावरण पर आधारित है। मानव गतिविधियों का पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। मानव का अस्तित्व पर्यावरण पर आधारित है। मानव गतिविधियों का पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और पर्यावरण भी मानव जीवन को कई तरह से प्रभावित करता है। इसलिए यह आवश्यक है कि मानव प्रकृति के साथ सहयोगात्मक और संतुलित संबंध बनाए रखे, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी एक सुरक्षित और समृद्ध पर्यावरण मिल सके। ये था आपके सिलेबस का यानी ह्यूमन ज्योग्राफी का वीडियो का फर्स्ट पार्ट। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें रट ले। 27 को पेपर है, कल तक रट ले। बाकी की कल जो 2 वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी, आप उन्हें देख के आपका जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सारा कवर हो जाएगा। कहीं आपको कुछ ना समझ आया हो तो आप मुझे क्वेश्चन करके कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई करूँगी। और कोई भी क्वेरी हो आपके पास पढ़ाई से संबंधित तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कुछ आपको और वीडियो चाहिए या नहीं समझ आ रहा तो भी आप मुझे कमेंट करें, रिप्लाई मैं डेफिनेटली करूँगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।